थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता मेवाड़ आपका स्वागत करती हूँ फेसबुक लाइव पर। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे पास हमारे बहुत ही एमिनेंट स्पीकर हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। I would like to introduce a little bit about Dr. Satyakant Trivedi. He is renowned psychiatrist. He also awarded as top psychiatrist in Madhya Pradesh. He had worked at prestigious mental hospital and now treating mental patient in Bhopal. Dr. Satyakant Trivedi is an award-winning and one of the best psychiatrists in Bhopal, India, and currently associated with Bansal Super Specialty Hospital, Bhopal. Also, he provides comprehensive range of psychiatry and psychology for his patient. Dr. Trivedi has been worked at famous mental hospital in India. So I welcome Dr. Satyakant Trivedi on Facebook Live. Thank you so much for joining us on this very good cause for mental health. And also I would like to introduce one of my founder member of Make Life Big, Mr. Abhishek Agrawal, my good friend, and he's also very good orator. And he is also motivator speaker. Also, he's running his own training and placement company. So I welcome Mr. Abhishek Agrawal. Thank you so much for joining us and helping me in this Facebook Live. So pleasure is all mine. Over to you. Thank you, sir. Thank you. So yeah, Dr. Vinita, thank you. आपने इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। और अभिषेक जी, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, वो भी जूम पर। आपको भी थैंक यू। जैसा कि विनीता ने बताया कि आपने ये प्रोग्राम उनके साथ में मिलकर शुरू किया है, जीवन को आप बड़ा बनाना चाह रहे हैं, मेक लाइफ बिग। तो आप दोनों को सबसे पहले शुभकामनाएं मेरी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ को लेकर के इस तरीके के लीडर्स को हमें आगे आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस फील्ड में काम करने के बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारा स्टिग्मा है और अवेयरनेस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आप दोनों को भी कांग्रेचुलेट करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कि आज हमने टॉपिक रखा है यंगस्टर्स के लिए, like youngsters and teenagers are indulging with drinks. So what is your opinion for that? देखिए विनीता, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इसकी एपिडेमियोलॉजी को समझना पड़ेगा। कि आपने जो टॉपिक चूज किया वो बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही सटीक बात करी है, क्योंकि अगर हम डेटा की बात करें तो लगभग जो लोग भी नशा करते हैं पूरी अपनी लाइफ स्पैन में, उसमें लगभग 14% जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 साल के नीचे के बच्चों का है, 20 साल के नीचे के बच्चों का है। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो लोग भी नशे में हैं, चाहे वो डिफरेंट, मैं आगे बात करूंगा क्या क्या टाइप्स जो कॉमन हैं लोगों में, क्या सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, तो उसमें से लगभग 65% लोग जो अपने नशे की शुरुआत है वो 16-17 साल के पहले ही कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने इस कंसेप्ट को समझा और अपने प्रिवेंशन के बारे में इस एज पर काम करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा हार्मफुल जो इफेक्ट है बॉडी पर, समाज पर, प्रोडक्टिविटी पर, पूरी कंट्री पर जो इफेक्ट इसका पड़ता है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो नशे की जो शुरुआत है उसमें कमी आती जाती है। और जिस एज ग्रुप में आज आपने बात करने का सोचा है, वहाँ से हमें सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप मिलने वाला है। वही डिसाइड करेगा कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, वही डिसाइड करेगा कि कोई परिवार कैसे चलने वाला है, वही डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति की फैमिली में कैसे कैसे स्टैटिस्टिक्स बनेंगे, उसका आर्थिक इम्पैक्ट क्या होगा, सब कुछ उसे ही डिसाइड करना है। दूसरी बात यह है कि इसका कहीं ना कहीं लिंक वायलेंस से भी है, अपराधों से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे इस एज ग्रुप में फैक्टर, नशे से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, इसलिए इस एज ग्रुप पर बात करना बेहद जरूरी है। सर, इसका जैसे कि देखा जाता है कि आजकल ये स्टेटस सिंबल भी हो गया है इन यंगस्टर्स। फ्रेंड करता है तो वो फोर्स करता है कि आप भी करो, पार्टी करता है तो आजकल सिंबल हो गया है कि आपको अल्कोहल सर्व करना है, मतलब करना ही है। और आजकल ये अकेला सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं रह गया है, ये बी ग्रेड सिटीज या सी ग्रेड सिटीज में भी इजीली अवेलेबल है। तो इसके ऊपर अगर यंगस्टर्स काम करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर विनीता, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे इस उम्र में नशे की शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए कि इस एज ग्रुप में जो हमारा 12 to 18 ईयर्स एज ग्रुप है, या मैं 12 से 20 मानता हूं, क्योंकि
कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी फॉर्मेशन है वो 21-22 साल तक होता रहता है। तो मैं 12 से 20 का अगर हम इस कैटेगरी को लें तो आप देखिए कि इस उम्र में जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो माइंड होता है वो भी डेवलप हो रहा होता है, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो चेंज हो रही होती है, जो उसका कॉग्निशन होता है वो चेंज हो रहा होता है, रिलेट करने में चीजें चेंज हो रही होती हैं, उसका रिलेशनशिप चेंज हो रहा होता है, वो अभी तक वो माँ बाप पर निर्भर था, फिर वो चेंज हो रहा होता है, स्वयं डिपेंडेंट जो आत्मनिर्भर हो रहा होता है। और दूसरा आप देखिए कि इसी एज ग्रुप में बहुत सारे बर्डन्स आना शुरू होते हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, उसके कैरियर को लेकर के हो, इकोनॉमिक जो बर्डन है वो है, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन इंटीमेट रिलेशनशिप के भी चांसेस यहाँ पर होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए कि फिजियोलॉजिकली चेंज हो रहे होते हैं, मेंटल बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं, इमोशनल वेलबींग चेंज हो रहा होता है, तो बहुत सारे परिवर्तन इस एज ग्रुप में हो रहे होते हैं। इस कारण से एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, इन सब के भी चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये जो एज ग्रुप है ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है एक्सपेरिमेंटेशन के, और किसी भी एरिया का जो सब कल्चर है, एक पैरेलल एक संस्कृति चल रही होती है बच्चों के बीच में, जो जिसे हम समाज में विभिन्न नाम देते हैं कि बच्चों में आजकल ये कल्चर चल रहा है, डूड कल्चर चल रहा है, पार्टी कल्चर चल रहा है। तो जो ये पैरेलल संस्कृति इस एज ग्रुप में चल रही होती है, उसका एक्सेप्टेंस कैसा है बच्चे के मन में, वो कहीं ना कहीं पहला कारण बनता है जब हम नशे की शुरुआत करते हैं इस एज ग्रुप में। जैसे फैमिली का भी बहुत ज्यादा इसमें रोल होता है, फैमिली में सब्सटेंस को लेकर के क्या कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है वो कैसा है। यूजुअली आप देखिए कि जब बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा होता है तो उसकी नजर में उसके माँ बाप हीरो होते हैं, तो हीरोज का भी एक्सेप्टेंस कैसा है नशे को लेकर के ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे मैं आपको बताऊं कि एक इसको आप सार्काज्म भी ले सकते हैं या रियलिटी भी ले सकते हैं। आज का जो यूथ मेरे पास में आता है वो पार्टी करना चाहता है, उसे गांजा पीने से बहुत दिक्कत है, वो दारू पीने से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन वो ड्रिंक करने में कंफर्टेबल है। उसको लगता है कि मैं यार बीड़ी नहीं पी रहा हूं, मैं तो स्मोकिंग कर रहा हूं। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट डूड कल्चर है, जो एक सब कल्चर चल रहा है, इसमें सोसाइटी का जो एक्सेप्टेंस है, पीयर्स चाहते हैं कि उनका एक्सेप्टेंस हो उनके कॉलेज में, अपोजिट जेंडर जो है वो उसे उन्हें अट्रैक्ट कर सके, उसको वैलिडेशन मिल सके, एक्सटर्नल वैलिडेशन उसे चाहिए होता है। उसे लगता है कि अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो मैं कूल डूड नहीं कहलाऊंगा। तो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर थॉट्स बनते रहते हैं। और जैसे ही उसने बताया कि मैंने यार कल गांजा पिया, तो उसने बोला कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसे एक्सेप्टेंस मिला, वैलिडेशन मिला, यार आज तू भी मेरी पार्टी में आ जाना, अब ये हमारी पार्टी में आने लायक हो गया है। तो उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि पर्सनालिटी में जब आने लगती हैं और एक्सेप्टेंस उससे मिलने लगता है, तो बहुत ज्यादा ये मेंटेनिंग फैक्टर का भी काम करता है। तो पीयर प्रेशर में जो बच्चा होता है वो शुरू कर देता है, और जो मीन एज है वो गिरती जा रही है। और एक जेंडर वेरिएशन था डॉक्टर विनीता पहले कि मेल्स और फीमेल्स में काफी डिफरेंस था, अब ये डिफरेंस भी धीमे धीमे, ये जो खाई थी वो अब नहीं कम होती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ये बेहद क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय 16-17 साल में बड़ी कॉमन एज हो गई है जिसमें कैनाबिस का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है लाइफ में, और वो यूज कर चुका होता है, और जेंडर का भी कोई वेरिएशन नहीं बचा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी शुरुआत करते हैं। पीयर प्रेशर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे ने शुरू से क्या समझा है नशे के बारे में। कई बार क्या होता है कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं उनका ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। हर व्यक्ति जिस अमाउंट में जो भी नशा करता है वो उसके अकॉर्डिंग वही नॉर्मल होता है। किसी की फैमिली में बताया कि अगर वो सोबर ड्रिंकिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हफ्ते में वो 1 ले रहे हैं इसलिए वो सोबर है। जो लोग 30 ml डेली ले रहे हैं वो बोलते हैं वो सोबर है। तो हर इंसान की जो वो खुद पी रहा है उसने ही वो मैक्सिमम लिमिट बनाई होती है। उसके अलावा वो सबको ये भी क्लेम करता है कि देखिए वो नशा करते हैं, क्योंकि मैं 30 ml करता हूँ इसलिए मैं नशा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं 1 सिगरेट पीता हूँ इसलिए नशा नहीं है मेरा, क्योंकि मैं महीने में 1 बार गांजा फूंकता हूँ इसलिए मेरा नशा नहीं है। तो ये अपनी अपनी जो डिफिनीशंस है, अपनी अपनी जो धारणाएं हैं,
वो सबसे बड़ा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं उसको एक्सेप्टेंस करने में। और वही फैमिली मेंबर, जब हमारे बच्चे आसपास के लोग जिनके हम आदर्श होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उतना एक्सेप्टेंस उनके लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है। प्लस आप देखिए कि मीडिया में एक जो एडवर्टीजमेंट है, वो आप देखिए कि ग्लोरिफिकेशन के रूप में, कई बार कॉमेडी के रूप में उसको प्रचारित किया जाता है। कई बार हमारा दिल टूटा है तो उसके लिए प्रचार किया जा रहा है कि नहीं यार, उसके लिए सिगरेट पीना या शराब पीना नॉर्मल है। एक उसका आप देखिए कि पार्टी का मतलब, हमारे 15-20 साल पहले पार्टी का मतलब ये होता है था कि आपको तैयार होकर के जाना है और कहीं पर डिनर या लंच है। और अब पार्टी का मतलब है कि नशा हमें करने जाना है। तो आप देखिए कि ह्यूज शिफ्ट हुआ है हमारे कल्चर में और एक्सेप्टेंस में। और एक चीज और डॉक्टर विनीता, मैं अपनी साझा करना चाहूंगा आप लोगों से जी। इस समय पेरेंट्स में जो 10 साल 15 साल पहले जो एक दहशत होती थी स्मोकिंग को लेकर के, वो अब कहीं ना कहीं एक रिलेटिव एक्सेप्टेंस आ गया है। उन्हें ये लग रहा है कि यार ये तो सिगरेट ही तो ले रहा है। अब आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने, सपोज हम दो पॉपुलेशन का कंपेयर करें, एक ऐसी पॉपुलेशन जिसने जो सिगरेट पी रही है और एक पॉपुलेशन जो सिगरेट नहीं पी रही है, तो उनके दूसरे नशे में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है, वर्सेस जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इस एज ग्रुप में अगर हम काम करें, 15 से 20 साल के एज ग्रुप में अगर हम काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा जो एक्सेसिव बर्डन है नशे का, उससे हम बच सकते हैं। और जो डेवलपिंग पर्सनालिटी है उसे हम प्रिजर्व रख सकते हैं, जो कि प्रोडक्टिव बनी रहे। ट्रू। ओके, अच्छा सर, एक चीज और थी यहाँ पर। अभिषेक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर सर? अभिषेक? हाँ बिल्कुल, आई एम हियर। सो सर ने बहुत अच्छी चीज सर ने बोली थी कि सर ने बोला था कि एक्सेप्टेंस आ गया है यहाँ पर लोगों में, कि ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, नॉट अ बिग डील। अगर आप गांजा फूक रहे हो और हफ्ते में एक बार ही कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये एक्सेप्टेंस के पीछे सोच क्या है? कैसे ये इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस आ गया? क्यों ऐसा होने लग गया कि जो गांजा फूक रहा है, जो हीरो फिल्म के अंदर ड्रिंक कर रहा है और ड्रिंक करके गुंडों को मार रहा है, वो माचो है, और जो बहुत ही सत्यवादी है, हिंदी बोल रहा है, बहुत ही गांजा नहीं फूक रहा है, स्मोक नहीं कर रहा है, वो विलन बना दिया गया है ना। तो आपने देखा होगा कि एक्सेप्टेंस इतना आ गया है कि अब कॉलेज वालों को दिक्कत नहीं होती। कॉलेज की जस्ट बाहर टपरी खुली हुई है जहां पर सिगरेट्स मिल रही हैं, बाहर बियर बार भी है और सब है, और उसके बाद जो नहीं कर रहा है वो बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि तू कूल नहीं है, तू हमारे ग्रुप में नहीं आ सकता, तू नहीं करता। तो ये जो एक्सेप्टेंस आ गया है, वो एक्सेप्टेंस कैसे आया और इसके पीछे की सोच क्या है? क्यों ऐसा हो गया कि इतना नॉर्मल हो गई ये सब चीजें? अभिषेक, आपने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट करी यहाँ पर कि जो अवेलेबिलिटी भी आपके इस प्रश्न में आ गई, तो जो अवेलेबिलिटी है वो भी बड़ी इस समय सरल और सहज हो गई है। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, नामी गिरामी कॉलेजेस के, वो बताते हैं कि पान की दुकान में उन्हें मिल जाता है, सब्जी की दुकान में उन्हें फीमेल से भी मिल जाता है, बहुत सारी वो अवेलेबिलिटी बताते हैं। तो निश्चित तौर पर जो उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटेन करने में, इसके कंजम्पशन में। कॉलेज के बाहर अवेलेबल है, और जो ड्रग माफियाज होते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ से क्या डिलीवरी करनी है। यूजुअली कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, या मेरे पास क्या सभी साइकियाट्रिस्ट के पास ऐसे केसेस आते हैं जिनमें पता चलता है, वो बताते हैं कि उनके ही कॉलेज में कोई बंदा है या उनका ही कोई दोस्त है जो ये बिजनेस भी कर रहा है। तो जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो इस तरीके से उसको सुलभ बनाया जाता है। ये ड्रग माफियाज का काम है, अवेलेबिलिटी कैसे करानी है। और दूसरी बात आती है एक्सेप्टेंस कैसे आया। एक्सेप्टेंस कैसे आता है कि जैसा मैंने बताया कि हमारी जो एक्सेप्टेंस की शुरुआत है वो हमारी फैमिली और सब कल्चर, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं वहां पर उसका एक्सेप्टेंस कैसा है, ये बच्चे के मन में लाती हैं चीजें। अगर देख रहा है कि हमारे फैमिली में अल्कोहल का कंजम्पशन, इवन जेनेटिक फैक्टर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो सोशल लर्निंग होती है उसे ऐसा लगता है कि जब हमारे घर में लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंकल कर रहे हैं, हमारे दोस्त कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, और घर में उसमें कोई भी उसके प्रति कोई नकारात्मक रवैया नहीं है, कोई उसकी भर्त्सना नहीं कर रहा है, कोई इसको अपोज नहीं कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि यार ये चीजें तो ठीक है। एट द सेम टाइम जो पेरेंट खुद नशा कर रहे होते हैं वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा भी करे। तो ये एक बड़ी विरोधाभास सी स्थिति आ जाती है पेरेंट्स के नजर में, लेकिन वो खुद अपना मॉडल बना करके नहीं देना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में इस बात में बहुत अच्छे से चर्चा होनी चाहिए
इसके दुष्प्रभावों पर ना केवल मॉरलिटी से, नैतिकता से ना जोड़कर, नैतिकता से भी जोड़ें, लेकिन नैतिकता से बेहतर है कि अगर हम उसके वैज्ञानिक आधार पर बात करें। दूसरा, कई बार कई लोग तो हमें डॉक्टर्स का भी ब्लेम कर देते हैं, बोले हमें हमारे डॉक्टर्स ने बताया था कि 30 ml तो नॉर्मल है, ये तो अच्छा होता है हार्ट के लिए। कुछ ऐसे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी फॉर्म में नशा, किसी भी रूप में, किसी भी ओकेजन में, कितने भी अमाउंट में ये हार्मफुल हो सकता है। और इसका सिंगल यूज कई बार आपको नशे का आदी बना देता है, क्योंकि पहली बार आप नशा करते हैं तो उसमें आप पीयर प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में या एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर करते हैं। फिर आप धीमे धीमे अमाउंट बढ़ाते हैं, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं, और फिर ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें उस पर डिपेंडेंट पैटर्न हमारा डेवलप होता जाता है। अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि हर इंसान को फूड, सेक्स और अचीवमेंट, 3 चीजों में नेचुरल सॉफ्टवेयर है ब्रेन में जिसमें हर इंसान को अच्छा लगता है, और डोपामीन नाम का केमिकल निकलता है ब्रेन में और अच्छी फीलिंग कराता है। लेकिन जो नशे में भी इसी पाथवे पे काम करता है, वो इस तरीके से काम करता है कि जो डोपामीन का गश है वो इतनी तेजी से और डिफरेंट क्वालिटी का होता है कि फूड, सेक्स और अचीवमेंट से मिलने वाला जो हाई है वो उसको हाईजैक कर लेता है। और फिर नशे के आदि व्यक्ति को या जो बच्चे हैं, फिर उन्हें फूड, सेक्स और अचीवमेंट में अच्छा नहीं लगता। आप देखिए बहुत सारे जो नशे से ग्रस्त रोगी हैं, उनको फूड, सेक्स और अचीवमेंट में अच्छा नहीं लगता। उनको सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम एक ही एक्टिविटी, केवल नशा नशा नशा। और फिर फर्दर इसी के पैरेलल अपराध शुरू हो जाते हैं, फैमिली डायनेमिक्स गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे अड़ोस पड़ोस की पीढ़ी है, जो हमें अपना आदर्श मानती है, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा एक दुख की बात है कि नशा इतना हानिकारक होता है। एक चीज़ मैं पॉइंट करना चाहूँगा यहाँ पर, जो आपने बेस्ट बोली है कि बोलते हैं 30 ml अच्छा होता है, वो अच्छा नहीं है। आपको कभी नहीं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा वो 30 ml कब 300 ml हो जाएगा और कब आप नशे के आदी हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सबको समझनी है। दूसरा सर, एक कॉमन चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे अपने ही हैं कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा नशे में हैं। वो कहते हैं कि नशा करने के बाद उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है। आई नो ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन उनको खुद को ऐसा लगने लगा है कि अगर वो 2 पैग लगा लेंगे या अगर वो गांजा थोड़ा सा फूंक लेंगे तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अब भले ही वो सेंस ऑफ डायरेक्शन हो या सेंस ऑफ जजमेंट हो, उनका बेटर हो जाता है, तो वो जस्टिफाई करते हैं कि अगर हम 2 पैग लगा लेंगे तो ये हमारा सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ डायरेक्शन या डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगा। तो ये क्या बाकी ये सच है या उनको इतनी लत लग गई है? ये बेसिकली अभिषेक, ये डिपेंडेंस का एक सिम्टम है कि उनमें डिपेंडेंस का जो स्तर है वो इतना ज्यादा हो गया है कि ब्रेन के सारे फंक्शनिंग के लिए वो पर्सन कैनाबिस में या अल्कोहल में या जो भी सब्सटेंस यूज वो कर रहे हैं उस पर वो डिपेंडेंट हो गए हैं। इसीलिए जो हमारे यहाँ डिपेंडेंस के क्राइटेरिया होते हैं वो एक फिक्स क्राइटेरिया होते हैं। जो WHO है वो एक किताब निकालता है जिसको हम ICD बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो उसमें हर जो समस्या है या डिपेंडेंस है उसके कुछ क्राइटेरिया दिए गए। उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज है उस पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो पहली बार जब हम ये करते हैं तो हमें सेंस ऑफ वेलबींग होता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, डोपामीन का गश आता है, तो हमें अच्छा लगता है। फिर हम उसको रिपीट करते हैं। फिर क्या मैंने बताया कि जो बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म है आपके फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी के लिए, उनको नशे ने हाईजैक कर लिया, उसको अपना आदी बना लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नशे की जो भी बातचीत जहां कहीं पर भी हो, वो सारे लीडर्स मेरी इस बात का ध्यान रखें कि इसे एक बीमारी के रूप में प्रचारित करें। हम इसको नैतिकता के रूप में प्रचार करते हैं कि ये बुरी बात है। ये एक बीमारी है भाइयों, दोस्तों, जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये एक बीमारी है। इसलिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में इसको स्थान मिला है। अब आप बीमार हो गए हैं, उसके बिना आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, घबराहट, बेचैनी हो रही है, आपका सारा जो प्लेजर एक्टिविटी है वो केवल नशे पर ही डिपेंडेंट है, आप उसके बिना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके व्यवहार में बदलाव आ रहा है उसको नहीं लेने पर, निश्चित तौर पर आप डिपेंडेंस सिंड्रोम आपको हो गया है। आपको नजदीकी मनोचिकित्सक या किसी भी चिकित्सक से मिलने की जरूरत है। ये एक बीमारी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सीवियर डिपेंडेंस होता है हम खुद से ठीक करने की कोशिश करते हैं और हमें फिर से लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो लक्षण आने में हमें ये लगता है कि यार हमने पी लिया तो वो ज्यादा सही है,
तो डॉक्टर पे जाने के बजाय हम नशा कर लें वो ज्यादा अच्छा है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपको डिपेंडेंस पैटर्न है, डॉक्टर साहब को कुछ ऐसी दवाइयां देंगे, ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं विड्रॉल में जो आती हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, हाथ पांव में कंपन आना, गुस्सा चिड़चिड़ापन आना, जो आपने बताया आपके दोस्तों को हो रहा है कि फोकस कंसंट्रेशन में कमी, ऐसे लक्षण नहीं आए तो डिटॉक्सिफिकेशन का एक फेज होता है जो डॉक्टर की निगरानी में आपको करने पर नहीं आता, और धीमे 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 फिर जैसे मोटिवेशन इनहेंसमेंट थेरेपी है, काउंसलिंग सेशंस हैं, फैमिली डायनेमिक्स हैं, वो एक लंबी प्रोसेस होती है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिस्टर्ब है वो भी हम उस पर भी एड्रेस करते हैं कि फैमिली इश्यूज हैं, आर्थिक मामले हैं, पर्सनालिटी फैक्टर्स क्या क्या हैं, उन सब पर काम करना होता है। तो जब कभी भी ऐसा हो आपको अपनी बॉडी के किसी काम को करने के लिए नशा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है आप डिपेंडेंट पैटर्न में हैं और ये एक बीमारी है, आप डॉक्टर से संपर्क करें। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल आपने बताया कि हम इसको धीरे धीरे करके एडिक्शन बनाते जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्टेटस इन्वॉल्व भी है। आपने बताया जैसे पार्टी, अगर अल्कोहल होगी तो ही पार्टी मानी जाएगी, वरना वो पार्टी घास फूस वाली ही पार्टी मानी जाती है। शादियों में भी आजकल यही ट्रेंड देखा जाता है कि हम दोस्त की शादी में जा रहे हैं और हम जा सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अल्कोहल लेंगे और उसके बाद ही हम डांस कर पाएंगे, वरना हम डांस नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं, लाइक स्पेशली यंगस्टर्स, कि अल्कोहल लेने के बाद हमें ज्यादा जोश आ जाता है, अल्कोहल नहीं लेंगे तो हम उतने जोशीला नहीं फील करेंगे। उस पर आपका क्या एक्सपर्ट कमेंट रहेगा? अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड नो टोबैको डे था, उसमें मैंने एक लाइव किया था, उसमें मैंने आप सबको बताया था कि अगर आप किसी भी कारण से कि आप जो आपका परसेप्शन है नशा करने के पीछे, वो हो सकता है कि आपका फोकस बढ़ाने का हो सकता है आपका जोश बढ़ाने का हो, या हो सकता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का हो। किसी भी अमाउंट में, किसी भी स्थिति में अगर आप नशा कर रहे हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है बहुत सारे केसेस में कि आप कोई ना कोई साइकियाट्रिक डायग्नोसिस साथ में आपके है। वो साइकियाट्रिक डायग्नोसिस हो सकती है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में कई बार लोग कॉन्फिडेंट कम फील करते हैं, लोगों के सामने जाने में घबराते हैं, एक सोशल फोबिया होता है, हाथ पैर में कपकपी आने लगती है, अच्छा बोल नहीं पाते, जबान लड़खड़ाती है, या शर्माते हैं जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही शराब ली या कोई नशा लिया तो उन्हें टेम्परेरी, क्षणिक रूप से बड़ा अच्छा फील होता है और वो अपनी सारी बातें कह पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आप लोगों को बताते होंगे कि मैं तो शराब पीने के बाद पायलट बन जाता हूँ, उसके बाद तो मैं अंग्रेजी में बात करने लगता हूँ, उसके बाद मैं किसी से कुछ भी बोल सकता हूँ। यार मुझे उनसे बात करने के लिए ऐसा रहता है कि मैं को आधा पैग लेना होता है, मैंने आधा पैग लिया या एक गांजा फूका और फिर देखो मेरा कॉन्फिडेंस, मैं तो अपना वाइवा देने जाता हूँ। तो ये हमें ऊपरी कवरिंग है, लेकिन बेसिकली हम एंजाइटी या हमारे पर्सनालिटी में ऐसे ट्रेट हैं जिसे हम क्लस्टर सी पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं, इन ट्रेट्स का हम शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन का हम शिकार हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम किसी भी अमाउंट में कभी भी नशा कर रहे हैं तो ये चीजें हमारे साथ में हो सकती हैं। नंबर 1 एंजाइटी, नंबर 2 डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट, नंबर 3 डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट भी होता है, और किसी किसी की पर्सनालिटी में कुछ नोवेल्टी सीकिंग होता है, कुछ नया करना है, आज कुछ तिलिस्मी काम हम करते हैं, ऐसा भी कुछ एटीट्यूड होता है, तो वो लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सर आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है, अभी आपने वर्ड यूज़ करा, एक टर्म यूज़ करा डिप्रेशन। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि डिप्रेशन पे अल्कोहल के, आपके स्मोकिंग के क्या बुरे प्रभाव होते हैं, किस तरह ये डिप्रेशन को बढ़ाता है। जिन लोगों को ये लगता है कि इसको लेने से एंजाइटी डिप्रेशन कम हो रहा है, तो कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, आप थोड़ा सा उनका डाउट क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी मिसकंसेप्शन है कि आप पियोगे तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, टेंशन में हो तो थोड़ा सा पी के आप सो जाओ, आप अच्छा फील करोगे। तो डिप्रेशन का और एंजाइटी पे कितना गलत प्रभाव है अल्कोहल का और नशों का, वो प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइए। अभिषेक, देखिए जो इसकी शुरुआत है, इसके मूल में अगर हम जाएं तो सबसे पहले साइकियाट्रिक डायग्नोसिस मिलने का एक स्टिग्मा है सबके अंदर। मैं पागल नहीं हूं और मैं पागलों के डॉक्टर के पास में विजिट नहीं करूंगा, और ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये तो मेरे दिमाग की सोच है।
ये तो पता नहीं क्या है, ये मेरे अंदर से ही आया, ये बीमारी नहीं है। फिर इसके कारण दोस्त लोग क्या सलाह देते हैं कि हमें यार तू दारू पी ले, तू गांजा फूक ले, तू सिगरेट पी ले, और वो जैसे ही लेते हैं उन्हें इंस्टेंटेनियसली अच्छा लगता है। लेकिन ओवरऑल देखिए, साइकियाट्रिक डायग्नोसिस और साइकियाट्रिक दवाओं से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दूसरा केमिकल ही तो ले लिया। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट के बजाय एथेनॉल ले लिया, उन्होंने कैनाबिनॉइड्स ले लिए, उन्होंने निकोटीन ले लिया। तो आप देखिए कि वो दवा तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस मर्ज की दवा नहीं है। तो मैं ये बोलता हूं कि आप बोलते हैं कि मैंने कहा आपने कोई दवा ली, बोले नहीं सर हम कोई दवा नहीं ले रहे। मैं बोलता हूं नहीं आप 6 महीने से दवा ले रहे हैं, बोलते नहीं ले रहे हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि भाई आप निकोटीन ले रहे हैं, आप एथेनॉल ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे समाज में इस स्टिग्मा है कि हमें डिप्रेशन के डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपने फेसबुक में या सोशल मीडिया पे डाल के देखिए मैं डिप्रेशन हूँ, आपको नाना प्रकार की सलाह मिल जाएगी। कोई बोलेगा शराब पी लो, कोई बोलेगा कि आप, लड़की डालेगी बोलेगा आप बॉयफ्रेंड पटा लीजिए, लड़कों से बोलेंगे आप लड़कियां पटा लीजिए, कोई बोलेगा नशा कर लीजिए, कोई बोलेगा आप मंदिर चले जाइए। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि भाई ये इलनेस है। क्यों? उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमें जो पता होता है हम वही बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जागरूकता के अभाव में हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और नशा करने का जो डिप्रेशन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो आपकी प्रॉपर साइंटिफिक केयर से आपको दूर करता जाता है, क्योंकि आपको क्षणिक रिलीफ मिल जाता है। तो डिप्रेशन तो आपको था ही, साथ ही साथ डिपेंडेंस भी आता जाता है उस सब्सटेंस का। तीसरी बात, आपको फाइनेंशियल लॉस, आप डिप्रेशन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं वो तो होता ही है। अल्कोहल में जो खर्च हो रहा है वो भी ऐड होता जाता है, उसकी वजह से फर्दर प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। तो ओवरऑल आप सब तरह से लॉस में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गंभीर, किसी भी इंसान को अगर डिप्रेशन है वर्सेस डिप्रेशन है प्लस सब्सटेंस अब्यूज भी है, अल्कोहल या किसी भी फॉर्म में, तो उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति जो है लगभग 30 से 40 गुना तक बढ़ जाती है। सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी अगर पर्सन डिप्रेशन के साथ में सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है। तो डिप्रेशन को मिटाने के लिए, डिप्रेशन को हटाने के लिए आप सब्सटेंस अब्यूज का सहारा मत लीजिए। आप बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं डिफरेंट कामों में, अल्कोहल में ही खर्च कर देते हैं। आप निकट के किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, लेकिन डॉक्टर से मिल करके उसके बारे में सलाह लीजिए। और डिप्रेशन को जनरलाइज मत कीजिए। डिप्रेशन एक इलनेस है। मुझे अभी दुख हुआ कि मेरी जूम मीटिंग नहीं चल रही है तो ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक प्रॉपर क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कि आपको डॉक्टर के डायग्नोस करने पर ही खुद को मानना चाहिए। कई बार हम नॉर्मल दुख जो होता है, जो सबको होता है, वर्सेस डिप्रेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और सब्सटेंस अब्यूज का सहारा किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए मत लीजिए कि उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर ब्रांडी पी ली थी या 4 विस्की लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपने पढ़े लिखे होने का बहुत सारा यूज हम कर सकते हैं। उनमें ये भी यूज है कि जब हमें समस्या है तो हम स्पेशलिस्ट के पास में जाएं। सर एक और ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आया है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस अल्कोहल की लत बच्चों को लगा देते हैं। वो कैसे? बच्चे को ठंड हुई, ब्रांडी पिला दिया, पेट खराब हुआ, डॉक्टर ब्रांडी के नाम पे एक अल्कोहल सब्सटेंस दे दिया। और एक और जो हमारे व्यूअर्स हैं नीतू, उन्होंने डाला है कि बच्चे को यदि सर्दी हो रही है और ठंड लग रही है तो ब्रांडी या फिर अल्कोहल पिला दो, उसकी सर्दी दूर हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हम उस चीज को एडिक्शन की तरफ नहीं लेके जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत समय से हमारे देश में चला आ रहा है। कुछ लोग अभी कोरोना वायरस को मारने के लिए भी सुझाव देते हैं कि यार वो एक पैग मारो और गले से वायरस मर जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपसे अपनी पुरानी बात रिपीट करूंगा कि हमें अपने पढ़े लिखे होने का जो उपयोग है वो जीवन के हर पहलू में करने की जरूरत है। हम साइंस को समझें। आपका बच्चा बीमार है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि आप शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, वो आपको ज्यादा बेहतर देगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आप दवा से बचने के लिए ही तो शराब दे रहे हैं उसको, डॉक्टर ब्रांडी या कुछ भी पिला रहे हैं। तो फिर वहीं पे प्रश्न आके अटकता है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि
हर चीज केमिकल से बनी हुई है, तो आप कोई ना कोई केमिकल तो दे ही रहे हैं, तो क्यों नहीं हम एक प्रॉपर मैनर में एक पीडियाट्रिशियन को दिखा करके, बच्चों के डॉक्टर को दिखा करके दवा लें। तो मुझे लगता है कि इस बात को जागरूकता के लिए जागरूक होना चाहिए कि हमें खुद से ये दवा नहीं करनी है, शराब नहीं पिला देनी है बच्चे को, सर्दी लगी है। और दूसरा, घर में भी इसकी प्रैक्टिसेस कट होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग घर में शराब पीते हैं, बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चों तुम इधर जाओ इधर जाओ, और ये एक अवचेतन में बच्चे के मन में लाता है कि अगर ये कर रहे हैं तो मतलब ये चीजें सही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए कि 20 साल बाद जब आपका बच्चा अल्कोहल या कोई भी ड्रग का एडिक्ट बनता है तो आपको बड़ा पश्चाताप होता है अपने कामों पर। आपको लगता है कि बच्चा क्यों हो गया, जबकि हमने ही उसको प्लेटफॉर्म दिया था, उसके अवचेतन में एक्सेप्टेंस डाला था कि यार ये ठीक है, इतना तो चलता है, ये अमाउंट जो आपका मैं पी रहा हूं वो तो चलता है। ये जो चलने वाली प्रवृत्ति है वो आपकी फैमिली को डैमेज करती है। सर इसके अलावा जैसे अल्कोहल के बारे में बात की जाती है, फ्रेंड सर्कल, और फ्रेंड सर्कल में जैसे आपने बोला कि आजकल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो रहा नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल हो सभी अल्कोहल लेते ही है या उसको मानते हैं कि भाई लेना है मतलब लेना है। ये ज्यादातर कौन से बच्चे करते हैं, जिनके घर में वो ऐसा माहौल देखते हुए आ रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो एकदम से छोटे शहर से आए हैं और उनको एकदम से बड़ा शहर देखने को मिला है और उन्होंने देखा कि बड़े शहर का माहौल जो है वो अलग है, तो मुझे भी उनके स्टेटस से अपने आप को मैच करना है, वो बच्चे ज्यादा करते हैं। देखिए डॉक्टर विनीता, इसमें ये मल्टी फैक्टोरियल है। जैसे इसमें खुद का टेम्परामेंट कैसा है, पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, उसने क्या सीखा है, और एक्सटर्नल वैलिडेशन की उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कितनी चाहत है। और कई बार आपको ऐसा भी फेस करना हो सकता है कि आप 10 लोगों के बीच में बैठे, आपने नहीं पिया तो लोग आपको एक अजीब सी निगाह से देखें। तो उस निगाह को, उन बातों को, उन व्यंग को, उन सार्काज्म को आपने कैसे टैकल किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, या दोस्त हमें निकाल ना दे ग्रुप से, हमें कूल नहीं कहेंगे या गांव का कहेंगे, तो ये एक बहुत ही रिलेटिव बात है। सपोज एक छोटे जिले का, जो छोटा जिला मतलब मेरा तात्पर्य जनसंख्या से है, तो वहां से कोई बंदा भोपाल में आता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसके जिले से भोपाल बड़ा है, क्योंकि भोपाल से बहुत बड़े ज्यादा शहर के लोग हैं। दिल्ली आप जाएंगे तो पता चलेगा, और जब वर्ल्ड में खंगालेंगे तो पता चलेगा दिल्ली बहुत पीछे है, दिल्ली प्रदूषण में सबसे आगे मिल जाएगा आपको। तो आप ये देखिए कि हमें कंपैरिजन की जो मुझे लगता है कंपैरिजन एक सिकनेस है, तो उस कंपैरिजन के दायरे में नहीं फंसना है। आपको जो इनरिचमेंट करना है अपनी फैमिली में, अपने बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए। अपने बच्चे को एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए कभी भी मत लालायित करिए, उसको कल्टीवेट मत करिए इस गुण को कि जब कोई सामने वाला कहेगा यार अभिषेक आपका काम बहुत अच्छा है, तभी अभिषेक प्रसन्न रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि मैं जब अभिषेक को इरिटेट करना होगा, मैं बोलूंगा अभिषेक यार क्या फालतू का तुमने जूम मीटिंग किया, अच्छे से नहीं किया, तो अभिषेक दुखी हो जाएंगे। तो हम एक्सटर्नल वैलिडेशन को कल्टीवेट होने ही ना दें घर में। बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, उसको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, स्ट्रेस कोपिंग स्किल है, उसका परीक्षा में लॉस हो जाए तो वो कैसे डील करे, उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दे तो वो उसको कैसे डील करे, वो जो फिजियोलॉजिकल ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको वो कैसे डील करे, उनको साइंटिफिक कैसे समझे। ये बात अगर हम घर में प्रसारित करने लगे और इस बारे में बात होने लगे तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और ये आप मान के चलिए कि चूंकि ये एक फंडिंग का बहुत बड़ा सोर्स है सरकार के लिए, बहुत बड़ा सोर्स है, तो इवन इसमें WHO की भी गाइडलाइंस ये है कि इसको हम 2 तरीके से कम कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि रेट्स पर WHO की गाइडलाइंस ये है कि बहुत ज्यादा इसको महंगा कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा कर देना चाहिए। और चाहे वो अल्कोहल का या कोई भी नशे का परसेंटेज कितना भी हो, उसमें टैक्सेस बराबर लगने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो अमाउंट है उसमें काफी कमी आएगी, और अमाउंट का सीधा रिलेशन है हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से, और हमारी फैमिली जो डायनेमिक्स खराब होते हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो बच्चे में कभी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन, कंपैरिजन का बीज मत बोएं। जैसे ही वो आए तो उसको कट करने की कोशिश करें, आप उसको रेशनल समझाएं।
कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि जैसे घर में बच्चों ने बात करी तो वो माँ बाप अवॉइड कर देते हैं, बोलते हैं इस बारे में बात नहीं करना है। तो हमेशा रियलिटी एक्सेप्ट करके आपने बच्चे का कंसेप्ट सॉल्व किया तो उसका आउटकम ज्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत अगर हम उसमें हाइड करें, उस बारे में हम बात ना करें। इस तरीके से मुझे लगता है पेरेंट्स को समझना चाहिए। सर एक और व्यूअर का क्वेश्चन आया है हमारे पास में, वही दोस्तों से लेकर है। जैसे इसको ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए मुझे लेना पड़ेगा कि अक्सर दोस्त ही कहते हैं कि कैसे हो तुम, लाइफ को एंजॉय करो, और एंजॉय करने का मतलब अल्कोहल कंजप्शन होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपने अभी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी, पिंक भी देखी होगी, तो बहुत सारे डायलॉग आपने फेसबुक में पोस्ट भी किए होंगे। तो जरूरी नहीं है कि नो का जो यूज है वो केवल इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाए। नो का यूज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। नो मतलब नो, मुझे नहीं करना। और अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे अपना वैलिडेशन लेने के लिए पीना पड़ रहा है, तो सामने वाले में फ्लॉ नहीं है, मुझ में फ्लॉ है। वो तो कहेगा ही आपसे, आपको मना करना आना चाहिए। आप ये बोल सके कि नहीं भाई मुझे नहीं, मैं नहीं पीता, और साफ मना करें, स्ट्रेट अवे नो। तो इस तरीके की असर्टिव आदत डालनी होगी। कई बार मेरे पास आते हैं पेरेंट्स या कई लोग, तो वो डिनायल में रहते हैं। वो हमेशा एक्सटर्नल एजेंसीज को ब्लेम करते हैं, दोस्तों ने आदत डलवा दी, सर मेरे को आदत पड़ गई, मैं शराब पीने लगा। और एक बार तो आप लोग, मुझे लगता है कि सभी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं दो अपने पेशेंट्स का एग्जांपल देता हूं जो आए। तो उन्होंने बोला कि सर मैं ड्रग एडिक्ट हूं और मैं पी रहा हूं, उसके लिए आपके पास हेल्प के लिए आया। तो मैंने कहा आप कितनी शराब पी लेते हैं? सर प्लीज शराब मत बोलिए, बुरा लगता है, ड्रिंक बोलिए। सर गांजा मत बोलिए, बुरा लगता है, वो आप बोलिए कि मैं माल फूकता हूं चल जाएगा, बट गांजा मत बोलिए। तो आप ये देखिए कि हम कितने अंदर से खोखले हैं। हमारा जो इंटरनल मेकअप है वो मुझे लगता है उस पर बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा है। तो सब कुछ डिपेंडेंट, आई मीन हमने एक्सटर्नल एजेंसीज पे डाल दिया है कि दोस्तों ने डलवा दी आदत, उसने आदत डलवा दी, वो कर दिया, मुझे दुख हो रहा था तो मैंने पी लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बड़ा मुझे लगता है, इसको मैं नैतिकता से जोड़ करके एक यहाँ पे टिप देना चाहूंगा। अगर दुख आने पर, अगर दूसरों से वैलिडेशन लेने पर, दूसरों के कूल कहने के लिए आप अगर अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे को भी सब्सटेंस लेने के लिए ओके कर सकते हैं, तब ही केवल खुद के लिए ओके कीजिए। क्योंकि आप उसमें दोहरी मानसिकता नहीं रख सकते। आप अगर अपने परिचितों को, अपने नियर एंड डियर को बोलेंगे कि नहीं करना है, तो सेम फंडा अपने लिए भी अपनाना है। एक सर, एक बहुत बढ़िया चीज़ आपने यहाँ पर बताई कि पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से क्या करते हैं, सारे डिसीजंस बच्चों के लिए पेरेंट्स खुद ही ले लेते हैं। खाने में क्या खाएगा, करियर कौन सा चूज़ करेगा, स्ट्रीम कौन सी लेगा, परसेंटेज कितना चाहिए, कॉलेज में किस में जाएगा। तो जब आप सारा का सारा डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, तो इन दैट केस बच्चे को डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती। सही गलत का फैसला समझ में नहीं आता। जब सही क्या है गलत क्या है वो समझ में नहीं आता है, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गलत की तरफ बढ़ेगा, सही की तरफ उतना नहीं बढ़ेगा। तो पेरेंट्स जो बच्चों के लिए डिसीजन बचपन से लेना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को डिसीजन लेने का मौका नहीं देते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? 2016 या 17 में, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, जब ड्रग्स की और एडिक्शन की बात चली थी, तो WHO ने अपनी थीम रखी थी टॉक टॉक एंड टॉक। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली बच्चों से हमारे यहाँ संवाद अच्छा नहीं होता। हम बच्चों को शुरू से ही डिसीजंस में या कोई भी बात में, डिस्कशन में शामिल नहीं करते। हम डिक्टेट करते हैं, ऐसा करना है, ऐसा हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चे की क्षमताओं को असेस करें, उसके हिसाब से उसको डिसीजन में शामिल करें। क्योंकि कई बार बच्चों का IQ लेवल अलग अलग होता है, उनके थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, वो हो सकता है कुछ दूसरा सोच रहे हैं।
हालांकि मैं इस बात का भी पक्षधर हूं कि जहां आपको लग रहा है कि बच्चे का जो डिसीजन मेकिंग है उतना परिपक्व नहीं है, वहां पे आप डिसीजन बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन शुरू से ही मुझे लगता है उनको शामिल करना चाहिए और अपनी बातें बोलने की आजादी देनी चाहिए। क्योंकि जब कभी भी बच्चे रफ पेरेंटिंग का शिकार होते हैं तो उनका सब्सटेंस अब्यूज में जाने का चांस बढ़ जाता है, उनमें कंट्रोलिंग बिहेवियर आने का चांस बढ़ जाता है। तो रफ पेरेंटिंग से पूरी तरीके से बचना है। और दूसरी बात है कि हमें जो लीडर्स हैं, जैसे आप लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये बातचीत करते समय ये भी ध्यान रखना है कि हमको पेरेंट्स को भी कहीं हम ये देख लें कहीं हम ओवर ब्लेम तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बात साफ है कि हो सकता है पेरेंट्स का डिसीजन गलत हो या हो सकता है वो थोप रहे हो, लेकिन किसी भी पेरेंट का भाव मलिन नहीं होता। वो अपने बच्चे को अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक के हिसाब से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर से फ्रेम से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन कई बार कई केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चा वाकई में डिसीजन मेकिंग में काफी पुअर होता है, तो वहां पर भी उनको बिल्कुल डिसीजन में हस्तक्षेप तो करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम पेरेंट्स को भी ब्लेम कर देते हैं और ऐसी बातों से कई बार बच्चे भी ओवर कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाते हैं और छूट मांगने लगते हैं। और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है, मुझे ऐसा लगता है। तो पेरेंटिंग आप करें, अनुशासित पेरेंटिंग करें और बच्चे को डिसीजन में शामिल करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं और उसका ओपिनियन जरूर जानते हुए फिर आप उसको गाइड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से या कैसे भी डिसीजन उसका गड़बड़ है, तो फिर आप अपनी रेशनैलिटी बताइए, उसके अंदर वो भाव, वो कंसेप्ट उसको समझ में आना चाहिए। तो हमें बीइंग अ लीडर हमें ये क्रिएट करना है समाज में माहौल की पेरेंट और बच्चे के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो। वो मुझे लगता है सबसे बड़ी शील्ड का काम कर सकता है सब्सटेंस अब्यूज में। कई बार मैंने देखा है, इवन ये हमें पिछले टॉपिक में बात करनी थी, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों से भी नशे का भी सामान मंगाते हैं, बोलते हैं सिगरेट ले आओ, शराब ले आओ। तो ये भी मुझे लगता है डिस्करेज करना चाहिए पेरेंट्स को। काफी सारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से कुछ स्कूल्स के ऑनर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि स्कूल में क्या पाबंदियां रखनी चाहिए ताकि बच्चे इस तरफ ना जाए, या फिर इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर एजुकेशन में शामिल करना चाहिए? डॉक्टर विनीता, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा और आप मेरी इस मुहिम में शुरू से हिस्सा रही हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि ये चूंकि मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो मेंटल हेल्थ को स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो साइक है, जो हमारा पर्सोना है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर है जिससे हम बच सकते हैं नशे से और उसमें हम नहीं इंगेज हों। तो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर योग, प्राणायाम, लाइफ स्टाइल है, रिलेशनशिप हम कैसे रखें, कहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करें, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, जो शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं उनको कैसे डील करें, इन सब को लेकर के शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे स्कूल में प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ को अगर हमने बात करी तो कोई क्या बोलेगा, वो आप असेंबली में 1 घंटे का चुटकुला सुनाने का, कविता सुनाने का, निबंध सुनाने का काम चालू कर देंगे। तो जैसे ही हम ये सारी बातें साइंस से हट जाते हैं, नैतिक शिक्षा का काम नहीं है, मेंटल हेल्थ साइंस है, उसको साइंस में ही इंक्लूड होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों संबंधी चैप्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। अगर हम बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं और हम ये मानते हैं हमारी जो हमारी व्यवस्था है उसके हिसाब से अगर 21-22 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, तो 15-16 साल, 14 साल के बच्चे को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताने में मुझे नहीं लगता कि कुछ परहेज करना चाहिए। ये भी साइंटिफिक तरीके से बताया जाना चाहिए। अगर हम कुछ बच्चों को भी इससे बचा पाए, एक बच्चे को भी बचा पाए, उसके परिवार की दिशा नहीं बदल पाई नशे के कारण, तो कितनी बड़ी बात होगी कि अगर हमने पाठ्यक्रम में इसको इंक्लूड कर दिया। दूसरा, अवेलेबिलिटी को भी स्कूल के आसपास बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जैसे हम IT पार्क की कल्पना करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर की कल्पना होती है, मुझे ऐसा लगता है कि नशे को लेकर के शहर से एक निश्चित दूरी पर, अच्छा खासा दूर हो, वहां पर ही सब कुछ मिलना चाहिए अगर हो भी तो।
चाहे वो शराब हो या गुटखा हो या सिगरेट हो, एक ही जगह मिले। सपोज मेरा स्कूल है, मेरे सामने सिगरेट की दुकान है, तो अवेलेबिलिटी है, वो मेरे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर डेफिसिट्स हैं, मेरे अंदर एंजाइटी है, दोस्त पी रहे हैं वहां पर खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं वो मुझे आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि मुझ में भी वो प्रॉब्लम्स है, मैंने जाकर के पी लिया। अगर अवेलेबिलिटी सोचिए, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मुझे सिगरेट लेने जाना होगा, तो शायद मैं नहीं जाऊंगा, शायद मेरे दोस्त भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो उनको जेब खर्च मिला है वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा कि वहां पे जाएं और सिगरेट पिएं और स्कूल के टाइमिंग में फिर से वो आ जाएं, नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसकी अवेलेबिलिटी है इसको काफी डिफिकल्ट बना देना चाहिए। ये भी एक प्रिवेंशन में स्ट्रेटजी है, मतलब हमें कई तरीके से काम करना पड़ेगा। प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, मार्केट में अवेलेबिलिटी है, बच्चों की कोपिंग पे है, तो मल्टी फैसेट मॉडल हमें बनाने की जरूरत है। सिंगल मोस्ट फैक्टर पे काम करके हम इसको इनहिबिट या कम नहीं कर सकते, सब पर काम करने की जरूरत है। सर एक हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के ऑनर भी हैं। सर द क्वेश्चन इज, जब हम व्हेन वी आर टेलिंग पेरेंट्स अबाउट द बैड हैबिट्स ऑफ चाइल्ड, देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग अस ओनली रादर देन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, ये मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि डिनायल में हमेशा जो एक डिनायल फेज होता है, इसमें पेशेंट या पेरेंट या कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैंने कई बार देखा है, और बड़ी इरेशनल थिंकिंग सी डेवलप हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे लोग बच्चों को आते हैं, वो स्कूल प्रबंधन को या उसके साथियों को ब्लेम करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि सपोज ऐसा है भी, सपोज उन पेरेंट्स को मेरा संदेश है, सपोज ऐसा है भी, तो आप किसी भी एक्सटर्नल एजेंसीज में चेंज नहीं ला सकते। आप अपनी फैमिली में और अपने बच्चे को ऐसी पेरेंटिंग दे सकते हैं कि उसके आसपास नशा भी बिक रहा है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके दोस्त उससे बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा बच्चा क्यों तैयार नहीं कर सकते? क्योंकि जो चेंजेस आप चाहते हैं कि समाज बड़ा अच्छा हो, सरकार भी अच्छी हो, सरकार नहीं बेचे, स्कूल में अच्छे से सब चीजें पढ़ाई जाएं और अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो, उस हमारे बच्चे को सारे बच्चे अच्छे ही मिले, ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो बहुत ही आदर्श कंडीशन है। तो क्यों ना हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाएं, अपने बच्चे की पर्सनालिटी पे ऐसे काम करें कि बेटा आपको स्ट्रेस के लिए नशा करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस हो तो आप मेरे पास आइए, आपका ब्रेकअप हो तो मेरे पास आइए, आप फेल होने वाले हो तो मुझे बताइए। जब हम ऐसा कम्युनिकेशन बच्चे के साथ एस्टेब्लिश करेंगे, मुझे नहीं लगता कि नशे की कोई संभावना होगी। मैं डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे बताना चाहता हूं। मेरे पास कोई सब्सटेंस एब्यूज का एक्सपीरियंस भी नहीं है कभी भी। सर एक क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड, जैसे कि पेशेंट जैसे ही हमारे लॉकडाउन जो है अनलॉक की तरफ गया और पेशेंट्स की ओपीडीज हमारे पास में बढ़ी, और उसमें से काफी सारे प्री डायबिटिक कंडीशन में आए, कुछ अपना ट्राइग्लिसराइड बढ़ा करके आए, फिर उनकी हिस्ट्री ली गई और पूछा गया, तो उन्होंने अपना अल्कोहल कंजप्शन का भी बताया। तो जब उनको हमने ना किया कि आपको नहीं लेना है, तो उनका जवाब था कि मैडम आप कैसी बातें कर रहे हैं कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी ही अल्कोहल पर बसी थी और हम तो इकोनॉमी वॉरियर्स हैं, आप हमें मना कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपका क्या एक्सपर्ट कमेंट रहेगा? देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारी साइकेट्री की भाषा में इसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। हर इंसान अपना साइकोलॉजिकल वेलबींग के हिसाब से ही बिहेवियर करता है और अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। तो इन्होंने भी जिस क्लाइंट ने भी आपसे ऐसा कहा, तो वो इसे रेशनलाइज करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई एक्सप्लेनेशन दे करके। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि नशे का किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, कितने भी डोज में, कितनी भी फ्रिक्वेंसी में जो है, वो केवल और केवल हार्म ही होना है आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनल इमेज को, आपके जो आप सोसाइटी को दे रहे हैं या अपने घर परिवार में जो कल्चर या एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, आपके एक एक कदम का प्रभाव सोसाइटी पर पड़ेगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने आप को बेहद इंपॉर्टेंट समझें और अपने थॉट और एक्शंस पर ऐसा नियंत्रण रखें कि समाज पर उसका दुष्प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। और ऐसी बातों को प्रोपागेट भी मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने, हो सकता है ये व्यंग में, हंसी मजाक में कहा हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो आपको अपना हीरो मानता हो, वो सीरियसली लेकर के उसको कंटिन्यू कर सकता है। और स्कूल ऑनर्स में मैं एक और इनपुट देना चाहूंगा, वो वहां पे बात कम रह गई थी।
कि आप अपनी बातें रखने में, कि आपका अगर आप ट्रू काम करना चाह रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप असर्टिवली अपनी बातें रखिए। पेशेंट, बच्चे या उनके पेरेंट्स आपको ब्लेम कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन आप असर्टिवली, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप बच्चे की प्रॉब्लम्स उनसे साझा करें। और हो सकता है शुरू में डिनायल हो, इसलिए मैं सारे स्कूल वालों को हमेशा सुझाव देता हूं कि आप लोग जो पेरेंट्स मीटिंग किया करें तो उसमें पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के बिहेवियर भी साझा कर सकते हैं। तो एक ग्रुप बनाए। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा ये मानना है कि एक बच्चा अगर सब्सटेंस अब्यूज करते हुए, सपोज आपको स्कूल में कोई कैनबिस का बच्चा आपको यूज करते हुए मिला है, सिगरेट का, तो पूरे क्लास की स्क्रीनिंग कीजिए, पूरे क्लास के बच्चों से बात कीजिए। जैसे पोलियो में एक पोलियो का केस मिलता है तो हम पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, मलेरिया का, डेंगू का केस मिला तो हमने उस एरिया का कर लिया, कोरोना का हुआ तो हमने चेन पूरी करी ना। तो ये भी चेन सिस्टम में है। तो आपके यहाँ कोई भी बच्चा अगर ऐसा मिल रहा है तो पूरे बच्चों की आप स्क्रीनिंग कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, और बहुत सारे बच्चों को आप सब्सटेंस अब्यूज में जाने से बचा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरे पास आया है अपेक्षा पत्रिकार चौबे जी का। वो पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग सब्सटेंस अब्यूज बंद कर देते हैं, ठीक है, अल्कोहल लेना या जो भी सब्सटेंस है, ड्रग्स ले रहे हैं या गांजा ले रहे हैं, तो क्या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन को रोका जा सकता है? एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन को रोका जा सकता है, मतलब मैं समझा नहीं। उनका क्वेश्चन सिंपल है, मतलब उन्होंने एक ही लाइन में सवाल किया है कि क्या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन को रोका जा सकता है। आई डोंट नो, मे बी शायद वो ये पूछना चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या है कि हमारा जो एम है वो मेंटली हेल्दी रहने का होना चाहिए। दवाएं क्या कैसे चलनी है, नहीं चलनी है, वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारा ट्रीटमेंट को लेकर के परसेप्शन होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये दवा इतनी ही चलनी चाहिए, इतना ही इसका ट्रीटमेंट होगा। सर 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया। तो जैसे हम दोनों ने, जैसे मैंने और अभिषेक ने भी चश्मा लगा रखा है, तो ये हमारी आदत ना हो करके जरूरत है। डॉक्टर ने, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने हमें आदत डलवा नहीं दी है, हमें जरूरत है भाई, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं इसलिए हमने चश्मा लगा रखा है। तो अगर हमें थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड की गोली हमेशा चलनी है। हमें अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज की हमेशा हमेशा ट्रीटमेंट चलना है। और कई मेंटल इलनेसेस ऐसी होती हैं जिसमें काफी लंबे समय तक चलना है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं, बल्कि वर्ष हो जाएगा। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं और साथ में शराब भी ले रहे हैं तो वर्ष होने का चांस ज्यादा है। हम दवा छुड़ाने पर हमारा काम ही नहीं, वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए अपने पर। कई बार हमारा परसेप्शन और डॉक्टर का परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, तो हम अपने परसेप्शन को सही मानते हुए ताना बाना नहीं बुने, जो भी स्पेशलिस्ट है उसको डिसाइड करने दीजिए। सर एक रिनाउंड डाइटिशियन है हमारे भोपाल की, मिसेस रश्मि श्रीवास्तव, वो भी हमारे अभी लाइव से जुड़ी हुई हैं, और उनका क्वेश्चन था कि इवन गर्ल्स आर मोर गोइंग टू टेक इनटेक ऑफ अल्कोहल देन बॉयज। उनको भी लगता है कि ये जो है इट्स लाइक अ फैशन, स्टेटस सिंबल। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जनरेशन इक्वली हो गई है अल्कोहल लेने वाली। देखिए मैंने बताया कि अपना अपना परसेप्शन यहाँ पर डिफर करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप अल्कोहल को लेकर के कह रही हैं, मैं अपनी क्लिनिक्स में कैनाबिस और गांजे को लेकर के इक्वलिटी देख रहा हूँ। जेंडर इक्वलिटी है गांजे में भी, है ना, और इवन सभी सब्सटेंस में होती जा रही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भी ओवरऑल जो हो गया है कि जो सब कल्चर है, एक जो पैरेलल संस्कृति चल रही है हमारे समाज में, उसने इस एज ग्रुप ने जो मान लिया है कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए ये करना ही होगा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती चली जा रही है, और ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये पर्सनालिटी का फ्लॉ है, ये डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट है। हमने ऐसी परवरिश करी है, हमने ऐसा समाज जन्मा है जो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले, उसको लोग अप्रोच करें, लोग कहें यार तुम भी बहुत कूल हो। तो इस पर काम करने की बहुत जरूरत है, इस पर काउंसलिंग की, सेशंस की, मोटिवेशंस की, ताकि हमारा जो युवा है वो अपनी मानसिक भूख के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करे, और डिस्करेज किया जाना चाहिए। करेक्ट। अभी व्यूअर्स के क्वेश्चन हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि समय की भी हमारे पास में आई थिंक हम क्वेश्चंस ले सकते हैं सर। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस आप अभी कर लीजिए जी। सर हम अभी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मैं भी वैलिड क्वेश्चंस ले रही हूँ। रिपीट नहीं हो क्वेश्चंस। जी जी।
एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है अनुश्री तेलंग जी, उनका क्वेश्चन है कि सर समटाइम्स अल्कोहल एडिक्टेड जो पेशेंट्स होते हैं they don't want to go to the psychiatric clinic or any psychologist clinic, to how to convince them? देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्हें ये कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो भी हो रही हैं उनको किसी भी प्रॉब्लम का आप बेस बना सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर में झुनझुनी आना, गुस्सा चिड़चिड़ापन आना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी नशे के आदी लोग हैं या नशे के रोग से लत से पीड़ित लोग हैं उनको कोई लक्षण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो भी लक्षण के वो एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये हमें प्रॉब्लम है, आप उस लक्षण को कैच करते हुए उनका एक्सेप्टेंस लीजिए और डॉक्टर से मदद लीजिए। और साथ ही ये बताइए कि हार्मफुल जो यूज है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से तो लक्षण नहीं है, तो चलिए हम डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे, जब क्या होता है कि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देंगे तो वो रेडी होंगे आने के लिए। वहां पर कई बार हम कहते हैं आप ड्रैग करके लाएंगे, स्पेशली ड्रग एडिक्ट्स को या अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम या कोई भी डिपेंडेंस सिंड्रोम है, तो उसमें ड्रैग करके लाने में प्रॉब्लम होगा। कन्विंस करेंगे, बात को समझाएंगे, रेशनल मॉडल समझाएंगे, तो वो तात्कालिक काम देगा और लंबे समय में भी काम देगा। कई बार लोग ड्रैग करके लाते हैं, पेशेंट बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, तो वहां पर कई बार पेशेंट उस समय आ जाता है और फिर अगले दिन से दवा लेने के लिए वो बंद हो जाता है, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि इमीडिएट कोई ट्रीटमेंट हो जाए। आज हम डॉक्टर के पास में गए तो कल ट्रीटमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ में आते हैं कि 25 साल 30 साल से जो व्यक्ति उनका सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है उसकी पर्सनालिटी में भी एक दिन में सुधार आ जाए, उसका लीवर भी सही हो जाए, वो आज से अल्कोहल लेना भी बंद कर दे, सब रातों रात हो जाना चाहिए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ट्रीटमेंट का। सर अब आपने दिया था ट्रीटमेंट, 3 दिन में फिर से पीने लगे, तो मैंने कहा ट्रीटमेंट का मतलब नहीं है। तो आप ये देखिए कि विवेक जो हमारा इस तरीके से यहाँ पर पुअर हो जाता है कि हम ये नहीं समझ पाते। कई बार तो मैं आपको बड़े आप लोग मुझे लगता है इसको बड़ा हास्य का विषय भी ले सकते हैं। आप देखिए कई लोग हमारे पास आते हैं, 25 साल से कोई शराब पी रहा है, वो इस बात में चिंतित रहता है कि सर आपकी दवाओं के कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। अब आप सोचिए, उसे ये समझ में नहीं आता है कि हम 25 साल से जो शराब पी रहे हैं वर्सेस हम जो डॉक्टर का मॉनिटर्ड दवा दे रहे हैं, तो उसमें भी बोलता है कि सर वो तो हमने सुना है कि आपकी दवाओं की आदत लग जाती है और छूटती नहीं है जिंदगी भर, इसलिए हम नहीं लेंगे। और वो बंदा 25 साल से शराब पी रहा है और साथ ही साथ इसी कंसेप्ट से उसके फैमिली मेंबर्स वाले भी ग्रसित रहते हैं। तो कई बार हमें लंबे सेशंस के लिए भी उनको भेजना पड़ता है और जागरूकता बहुत जरूरी है। इसे मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी भी इसमें हम करते हैं। कई बार पर्सनालिटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए सीबीटी सेशंस भी होते हैं। तो एक मल्टी फैक्टोरियल मॉडल होता है, बट इसमें समय लगता है। ये लास्ट क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से लेना चाहूंगी। वन ऑफ माय फ्रेंड पूर्वा वशिष्ठ कौहल, उनका क्वेश्चन है कि देयर इज अ रिबाउंड फेज इन द पेशेंट्स, हाउ टू एजुकेट देम अबाउट दैट एंड हाउ टू प्रिवेंट दीज कंडीशंस। उनको हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं और कैसे इस कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसा मैंने बताया कि जब भी हम कोई भी डिपेंडेंस पे काम करते हैं तो मल्टी फेजेड काम करते हैं, मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, उसमें जो कॉज होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का फेज होता है, फिर पर्सनालिटी असेसमेंट होता है कि कहाँ कहाँ पे क्या फ्लॉज हैं, डिप्रेशन एंजाइटी साथ में एसोसिएटेड तो नहीं है, और कोई कोमॉर्बिड मेडिकल इलनेस तो नहीं है, लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ सोशल फैक्टर्स वो प्रॉब्लम्स में तो नहीं चल रहे हैं। तो उन सबको असेस करके बाद एक लंबी प्रोसेस होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि कई बार इसमें हम इसे ट्रीटमेंट में एंड नहीं माने, डिपेंडेंस में हम एंड मान लेते हैं कि यार 6 महीने का हमने कोर्स कर लिया, अब तो नहीं होना चाहिए। तो जब मामला पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। जब कभी भी ऐसा लगे कि इस व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, नींद की आदतों में बदलाव आ रहा है, चिड़चिड़ापन गुस्सा बढ़ रहा है और अजीब अजीब सी व्यक्ति बातें कर रहा है, बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगे, तो हो सकता है कि आप वो सब्सटेंस रिलैप्स हो के लिए जा सकते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो वहां पर पहले ही आप काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से मदद ले सकते हैं ताकि वहां पर इंटरवीन किया जा सके। क्योंकि कई बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, ड्रग्स और मेडिकेशन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। और घर में ये स्ट्रेटजी अपनाएं कि ब्लेम नहीं करें उनको एक रोगी की तरह ट्रीट करें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब्सटेंस अब्यूज, जो सब्सटेंस डिपेंडेंस है, वो मानसिक रोग है। तो रोग अगर किसी को है तो रोगी के साथ जो बिहेवियर होना चाहिए वैसा ही बिहेवियर आपको करना है।
उनसे आप बहस ना करें, उनकी बातें सुन करके उनको आप बता करके कि पहले से भी आपको ट्रीटमेंट में हेल्प मिला है, इससे आपको ये बेनिफिट्स रहे हैं, आपका संबंध मेरे साथ अच्छे रहे हैं, बच्चों से संबंध अच्छे रहे हैं, आपने इकोनॉमिक गेन भी किया है, तो ये सब बातें करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ब्लेम करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। Last word from your side, sir. मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि सब्सटेंस अब्यूज जो है वो एक डिपेंडेंस पैटर्न में जो है वो एक मानसिक रोग है। इसको कभी भी किसी भी फॉर्म में लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि आप सही कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल डेफिनेशन से बाहर आइए। ये कहीं ना कहीं हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन छिपा हुआ हो सकता है, और एक्सटर्नल वैलिडेशन से बिल्कुल बचिए और अपने पर्सनालिटी को इतना रिफाइन करने की कोशिश कीजिए कि आपको कभी भी आप सेल्फ सफिशिएंट बने स्ट्रेस को कोप करने के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर वालों से बात कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं काउंसलर से बात कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई शेम नहीं है कि अगर मेरे पास आज पैसे नहीं है, मेरी कोरोना की वजह से नौकरी चली गई है, तो शराब पी करके सेकेंडरी डैमेज आर्थिक में और मत कीजिए। तो पैसे नहीं कमा रहे प्लस शराब भी पी रहे हैं, डबल डैमेज है। साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, अपने घर वालों से बात कीजिए, काउंसलर से मिलिए। आपका ब्रेकअप हो गया है, देवदास बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिप्रेशन होना, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आना ब्रेकअप के बाद बहुत कॉमन है। नशे का सहारा बिल्कुल मत लीजिए, काउंसलर्स की मदद लीजिए, अपने घर वालों से बात कीजिए। फेल हो गए हैं आप, नशे का सहारा मत लीजिए, उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। जो पास होने का चांस है वो आपको काउंसलर और फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से बढ़ सकता है। तो नशे का सहारा नहीं लेना है किसी भी प्रकार से। आपको कूल डूड खुद को दिखाने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए, नींद लाने के लिए, दूसरों से वैलिडेशन मिलने में नशे का यूज नहीं करना है। कुल मिलाकर के नशा यूज नहीं करना है। कोई भी सब्सटेंस चाहे किसी भी फॉर्म में कितने भी अमाउंट में हो, सब कुछ गड़बड़ है। Abhishek, last words from your side. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर के साथ का सेशन बहुत ही लाइटनिंग सेशन था, एनलाइटनमेंट मिला है और बहुत ज़्यादा इतनी क्लैरिटी मिल गई है। जो यूथ ये समझ रहा था कि सॉल्यूशन है नशा करना, उसको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ये। अगर कोई दुख आया है तो उसका है मैटर है कि सर ने बताया टॉक टॉक टॉक, कि आप कॉन्वर्जेशन करिए अपने अपनों से, पेरेंट्स के साथ आप कॉन्वर्जेशन करिए, अपने मित्रों के साथ कॉन्वर्जेशन करिए, नशे का सहारा मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन का सॉल्यूशन नशा है तो उसका सॉल्यूशन नशा नहीं है, वो और बढ़ाता है डिप्रेशन को। डिप्रेशन एक बीमारी है, नशा लेना भी एक बीमारी है, ये कोई सिम्टम नहीं है। नशा लेना एक बीमारी है, और जैसे ही जितनी जल्दी हम लोगों को ये समझ में आएगा कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स अब्यूज इज अ बीमारी, ये कोई लत नहीं है, ये बीमारी है, वैसे ही हम लोग एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत क्लियरिटी के साथ उन्होंने हमें समझाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। पर्सनली मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा। ये वीडियो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगा जिनको लगता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म उनका डेवलप हो गया, उनके साथ मैं शेयर करूँगा, उनको बताऊँगा कि दिस इज योर डिफेंस मैकेनिज्म, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर विनीता, और थैंक यू अभिषेक, आपने इतने अच्छे टॉपिक पर सेशन के लिए सोचा है ना। और ऐसे ही आप यूथ से जुड़े हुए मुद्दे पर बातें करते रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है। कई बार हमें लगता है, कई बार आप लोगों को लोग डिस्करेज करेंगे कि यार तुमने कर दिया, उससे क्या होगा, एक सेशन कर लेने से क्या होगा। नहीं, बहुत कुछ होगा। बात करने से ही बात बनती है। जब आप लोग शुरू करेंगे, आप लोगों को लोग देखेंगे कि आप मॉडलिंग करेंगे, सोशल लर्निंग देंगे। आज हजारों लोग आपको देख रहे हैं, तो बहुत सारे नए लीडर्स आएंगे मेंटल हेल्थ में जो बात करना शुरू करेंगे, और ये मल्टीप्लाई होगा। तो आपके द्वारा की गई एक भी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होती। कोई भी एक पर्सन सुन रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है, आपको लोग मॉडल अपनाएंगे, तो कभी भी डिस्करेज मत होइएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको डिस्करेज करें, लेकिन आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाइएगा और लोगों को अपने साथ में जोड़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। Thank you so much, Dr. Satyakant Trivedi, for enlightening us on a very, very important topic. और thank you so much, हमारा ये first Facebook live session था मैक लाइव वीक की तरफ से, और टॉपिक भी हमने ऐसा चुना था और जिसमें हमें ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत थी जो इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाए। और आपने इस सेशन की शुरुआत ही इतनी धांसू की है, हमें काफी सारे अच्छे रिव्यूज और व्यूज भी मिल रहे हैं। आप भी जब अपना सेशन एंड करेंगे और आगे फेसबुक पर व्यूज देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये सेशन कितना अच्छा गया। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
आप जानते हैं मैं कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती हूँ और आपको हमेशा परेशान करती रहती हूँ, आगे भी आपको इसी तरीके से परेशान करते रहोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिषेक फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग। आज का सेशन सर अभिषेक की तरफ से। ठीक है Thank you. अभिषेक, बहुत Thank you, बढ़िया, Abhishek. बहुत बढ़िया। बाय 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 Thank you, गोपाल। Pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye.